नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला, वहीं चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। को बताते चले, हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक का वक्त दिया। मामले पर एचसी आज करेगा सुनवाई। तो बताते चले, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला, जहां चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। आज हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक का दिया था वक्त। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला, चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। मामले पर आपको बताते चले, अब हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का यह मामला, अब चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। एचसी ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक का वक्त दिया था। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला, चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट अब सख्त। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक का वक्त दिया था। मामले पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला, चुनाव में देरी पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने सरकार को 19 मई तक का दिया था वक्त। मामले पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का यह मामला, जहां पंचायत चुनाव में देरी को लेकर अब ये हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है मामला। हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संजय पुंडिर जुड़ चुके हैं। संजय, ये देरी को लेकर अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त रुख अपना चुका है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को 19 मई तक का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे और 20 मई तक का मामले में अगली सुनवाई होनी है। इसको लेकर अब अगली सुनवाई का इंतजार सभी को बेसब्री से है, क्योंकि पहले ही काफी देरी हो चुकी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट सख्त हो गया है। जी, उत्तराखंड में आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट अब सख्त भी हो चुकी है। इस पर देरी को लेकर और क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, लगातार पंचायत चुनाव गांव से जुड़े हुए चुनाव होते हैं, जिसको लेकर सबको, यानी गांव की सरकार पंचायत चुनाव से ही बनती है। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद वहां का जनप्रतिनिधि चुनाव जाता है। यानी ग्राम पंचायत क्षेत्र की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, तो वहां पर चुनाव होते हैं। उसके बाद ही वहां का विकास होता है। लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, देरी के बाद अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट का यही कहना है कि जल्द से जल्द जवाब दाखिल किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और सुनवाई में अब देखने वाली बात होगी किस तरह से निर्णय निकल के सामने आता है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। जी संजय, मैं जानना चाहूंगी, ये पंचायत चुनाव में देरी, इसके कारणों का क्या पता चल पाया है? देखिए, पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कई कारण सामने आए हैं, जिसको लेकर पहले भी आधिकारिक एक पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें साफ कहा गया था कि कुछ हाईकोर्ट के निर्णय है, उसके बाद से ही लगातार देरी हो रही है। और अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इस सुनवाई पर आगे की कार्रवाई हो रही है, कब तक निर्णय निकल कर सामने आता है। देरी को लेकर और क्या बातें आज सामने आ सकती है संजय? देखिए, लगातार ही देरी पर अब विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद से जो समय दिया गया था राज्य सरकार को कहा गया था कि 19 तारीख तक का समय है, उससे पहले अपना जवाब दाखिल करे, उसके बाद सुनवाई होनी है। और इस सुनवाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वही सरस्वती विद्या मंदिर मांडुवाला में छात्रावास भवन में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को बड़े धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर छात्रावास भवन की नींव रखी। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी का पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया।
छोटे छोटे बच्चों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही दोनों अतिथियों ने छात्रावास निर्माण को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपके सपने और मेहनत किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और जिसका परिणाम हुआ, ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आए दिन जो आप देखते होंगे कि परीक्षाएं संपन्न होती थी और संपन्न होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती थी और आए दिन पेपर लीक की समस्या हमारे सामने खड़ी होती थी। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो एक उनका आत्मबल था, आत्मविश्वास था, उनकी मेहनत, उनकी प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय हो रहा था। भाइयों बहनों, इसके नकल विरोधी कानून लाने के बाद प्रदेश के अंदर 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और एक भी नियुक्ति में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है, एक भी मामला कोई न्यायालय में नहीं गया है। और प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, किसी सीमांत क्षेत्र में आप किसी भी जनपद में चले जाइए, जो पहले भी हमारे यहाँ के भाई बहन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे थे और कई वर्षों से परीक्षाएं दे रहे थे, उनका चयन नहीं हो रहा था। लेकिन नकल का कानून आने के बाद उन्हीं भाई बहनों का एक परीक्षा के साथ साथ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया है। सीएम धामी ने छात्रावास की रखी नींव। आरएसएस नेता सुरेश सोनी भी समारोह में रहे मौजूद। तो वही कि टीवी स्क्रीन पर सीएम धामी भूमि पूजन करते हुए नजर। तो वही उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने देहरादून में वार्ड 10 डोबावाला क्षेत्र में इंद्र विहार कालिदास रोड में नकल निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। ये निर्माण कार्य लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। भूमि पूजन के अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंद्र विहार और आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या बनी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस नलकूप के माध्यम से क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। का रोल नहीं है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान। तो वहीं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने परिवार सहित यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और मां यमुना का आशीर्वाद लिया। उनके आगमन पर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। धार्मिक स्थल के महत्व और विकास को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सावित्री ठाकुर से यमुनोत्री धाम का केदारनाथ धाम की तर्ज पर मास्टर प्लान तैयार कर कार्यक्लब किए जाने की मांग भी की है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम भी देश के प्रमुख 4 धामों में से एक है और यहाँ बुनियादी सुविधाएं एवं अव्यवस्थापन आपको बताते चले अवस्थापना विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने तीर्थ पुरोहितों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया।
साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यमुनोत्री धाम के विकास हेतु केंद्र सरकार से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। परिवार संघ धाम पहुंची केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने किए यमुनोत्री दर्शन। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्लट पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा विधायक महेश जीना और बीजेपी जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में जाली खान बाजार के से ब्लॉक मुख्यालय तक निकाली गई है। यात्रा की शुरुआत भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों के साथ हुई। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीण और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विधायक महेश जीना ने सेना को धन्यवाद देते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सल्ट में निकाली गई तिरंगा शौर्य यात्रा के सफलता पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे अपने जिले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा सल्ट विधानसभा का यह यात्रा, ये जो यात्रा पूरी विधानसभा की यात्रा थी और ये जाली खान से लेके मौले खाल तक की ये यात्रा थी। इसमें ये यात्रा सभी संगठनों को साथ लेके ये यात्रा थी। इससे एक संदेश हम उस वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो ऑपरेशन किया है, उसी के उसमें ये सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा इसको हमने करना था। सल्ट विधानसभा में हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आज तिरंगा यात्रा जाली खान से मौले खाल तक निकाली थी। इसमें हमारे पूरे सल्ट के जो निवासी हैं सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इसको सफल बनाने में जितना सल्ट वासियों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और आपने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो लगातार मेरे को हमारे जो सल्ट, क्योंकि वीरों की भूमि है, यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भी है, उनका लगातार मुझे फोन आ रहा था कि अल्मोड़ा की जो आर्मरी में पुराने हथियार पड़े, हमारे को ये इशू कर दिया जाए और जो पेंशन भारत सरकार हमें दे रही है उसका भी हम भारत सरकार का कर्ज चुका पाए, हमें भी बॉर्डर पर भेज दें। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास भूस्खलन के कारण हाईवे अवरुद्ध हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थिति भी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को जनपद के सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश जारी किए हैं ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने हाईवे को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देशित किया है। संबंधित विभाग के तहत मलबा हटाने और मार्ग को बहाल करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि मार्ग सुचारू होते ही यात्रा को पुनः संचालित किया जाएगा। अभी शाम को जनपद में काफ़ी भारी बारिश हुई है, जिससे पागल नाला में बहुत अधिक मात्रा में मलबा आ गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा 2 जेसीबी मशीन मौके पे लगाई गई है मलबे को हटाने के लिए। लगातार कार्यवाही चल रही है। चूँकि मलबा बहुत अधिक मात्रा में है तो उसको खोलने में समय लगेगा। उसी के दृष्टिगत अभी अंधेरा भी हो गया है, रात का टाइम है, तो जोशीमठ और पीपलकोटी कर्णप्रयाग में हमने यात्रियों को रोकने की व्यवस्था की है ताकि यात्री सुरक्षित स्थानों पे रुक सकें। और जैसे ही ये हमारा मलबा हट जाएगा तो हम यात्रा फिर से सुचारू कर देंगे। तो वहीं पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार से जम्मू जाने वाली रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतर बसों में इक्का दुक्का यात्री ही जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि रोडवेज को कई बार बसों की रवानगी रद्द करनी पड़ रही है या बीच रास्ते में बस लौटानी पड़ रही है। यात्रियों और स्टाफ का कहना है कि हमले के बाद से लोगों में डर है और केवल जरूरी काम वाले यात्री ही सफर कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा फर्क है। जब मैं पिछली बार गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी मुझे लुधियाना से ही वापस लानी पड़ी थी, यात्री कम होने के कारण। इस वजह से गाड़ी नहीं जा पा रही, क्योंकि वहां पे अभी डर है, देखो डर है तो सवारी नहीं निकल पाती, और जब सवारी निकलेंगी तो जब ही गाड़ी चलेगी। अब आज जा रही है, ऐसा हो रहा है कभी जा रही है कभी नहीं जा रही है। आज भी हरिद्वार में नगर कोतवाली क्षेत्र में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार शाम बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कई संगठनों ने ललिता राव पुल से नगर कोतवाली तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि मासूम के साथ हुई इस घटना ने धर्म नगरी को शर्मसार कर दिया है, लिहाजा जल्द से जल्द मासूम के दरिंदे को गिरफ्तार कर उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान लोगों ने पुलिस के प्रति खासा गुस्सा नजर आया। मैं कहता हूं हमें देर हुई जन आक्रोश को हरिद्वार के सड़कों पर आने में। जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व 4 साल के एक मासूम बेटी के साथ इस तरह से एक दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद आज तक वो हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और मैंने इस बात पर चिंता जताई थी कि वो यदि किसी जाति धर्म या किसी बड़ी परिवार से, बड़े रसूखदार परिवार से उस बच्ची का नाता होता तो शायद अब तक सड़कों पर हजारों लाखों मोमबत्तियाँ जल गई होती। आज प्रशासन भी चौकन्ना होता, आज सरकारों पर दबाव होता, लेकिन आज सब मौन है। इसीलिए हमने हरिद्वार के लोगों से आह्वान किया कि राजनीतिक बेड़ियों को तोड़कर आप इस परिधि से बाहर आकर सड़क पर आइए, उस बेटी को न्याय दिलाने का काम कीजिए। क्योंकि यदि आज हम चुप बैठे रहे तो बार बार ऐसे कृत्य इस हरिद्वार की देवभूमि पर होंगे। हमने कहा इसके मूल में भी जानने का कारण है, जिस प्रकार से सूखा नशा पैर पसार रहा है, जिस प्रकार से स्मैक के कारण यहाँ का जो युवा है उसका वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा और उसी के चलते इस हत्याकांड को भी अंजाम दिया। रात को हरिद्वार धर्म नगरी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। 4 साल की बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने उसके साथ उसका अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी आखिर में हत्या कर दी गई। आज 13 तारीख से आज 19 तारीख हो गई है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आज पुलिस उस दरिंदे का पता नहीं लगा सकी। ये तो युवा साथी हमारे वरुण बालियान ने इस मामले को उठाया और उसकी संवेदनशीलता को समझा, इसलिए आज ये इतना बड़ा विशाल जुलूस प्रदर्शन जो है वो ललतारा ब्रिज से होकर थाने में आया है। पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए। तो वहीं मसूरी रोड पर स्थित मैक्स हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अस्पताल के बाहर मरीजों की तीमारदार और रिश्तेदार अपनी गाड़ियां खड़ी कर हाल चाल जानने के लिए आते हैं, जिससे सड़क दोनों तरफ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। अस्पताल के अंदर पार्किंग करने पर मरीज या उनके रिश्तेदारों को पार्किंग शुल्क देना पड़ता है, जो कई बार इलाज के भारी खर्च के साथ बोझ साबित होता है। इसके बावजूद भी पार्किंग व्यवस्था में ढील न होने के कारण लोग मजबूरी में बाहर ही गाड़ियां लगाते हैं, जिससे रोड पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थानीय लोग और तीमारदार दोनों इस समस्या से तंग है और प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने और पार्किंग शुल्क व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि मरीजों और उनके परिवार वालों को कम से कम असुविधा हो। वहीं इस पूरे मामले पर अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाने की जानकारी नहीं मिली है, जिससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों को देना पड़ेगा पार्किंग शुल्क। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि दमकल के विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के गोदाम में पूरी तरह से जलकर सब कुछ खाक हो गया।
जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कपड़ों के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि चारधाम यात्रियों से भरी बस मकान की छत पर जा गिरी। इस हादसे में मकान क्षतिग्रस्त हो गया और बस में बैठे उड़ीसा के 3 यात्री घायल हो गए। टिहरी में भीषण सड़क हादसे में उड़ीसा के 3 यात्री हुए घायल। तो वहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाया जाने वाला पारंपरिक और बहुपयोगी जंगली फल काफल इस बार पौड़ी जिले के जंगलों में भरपूर मात्रा में नजर आ रहा है। इसका मुख्य कारण है इस साल जंगलों में आगजनी की घटनाओं में कमी, जिससे काफल के पेड़ सुरक्षित रहे और फल उत्पादन अधिक हुआ। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर बिष्ट का कहना है कि काफल न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है, बल्कि इस ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार का सशक्त माध्यम भी बनता जा रहा है। अप्रैल मई के दौरान गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में मिलने वाला ये फल ग्रामीण बच्चों और युवा एकत्र कर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक लाभ होता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। देखिए, स्वरोजगार की जहाँ तक बात है, काफल एक अच्छा स्रोत है स्वरोजगार का भी। और जिस तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जंगलों में जाके अप्रैल मई और जून के महीने में अधिकतर समय में काफल का ये सीजन होता है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ये काफल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी वो पोषक तत्वों की भरपाई करते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और क्योंकि केवल ठंडे इलाकों में ही काफल उत्तराखंड की पहाड़ों का एक अनमोल फल है, जो जंगली फल है। इसका आनंद आप जो गर्मियों की शुरुआत होती है, यानी कि चैत के माह से शुरू हो जाता है और अलग अलग ऊंचाई के क्षेत्रों में अलग अलग समय पे इसका वो होता है। और इसके पीछे कई किंवदंतियां भी हैं, वो भी आप जरूर सुनते होंगे उन कहानियों को भी कि काफल पाको मीननी चाखो। तो आप जब भी पहाड़ आए काफल जरूर चाखें, और इससे जो औषधीय गुण है इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो इस काफल को जंगल से ले आते हैं उन युवाओं को रोजगार भी इससे मिलता है। काफ़ी जो हमारी चीज़ें जो हम नहीं खरीद पाते उसमें थोड़ा बहुत सहायक रहती है ये चीज़ें। बाकी हम आगे मतलब मजदूरी करके या काफल बेच के जो चीज़ नहीं खरीद पाते उनको खरीद लेते हैं, जैसे कॉफ़ी, किताब, घर के सामान, ऐसे अन्य चीज़ खरीदते हैं। क्या नाम आपका? आदित्य चंद्र। सर, हम जंगल से लाते हैं काफल, बहुत दूर से, उन्हें तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि हम ग्रामीणों को जो काफल नहीं तोड़ पाते उनको सबको काफल खिलाने का सबसे बड़ा वो मानते हैं। जैसा हम 1 गिलास 30 का बेचते हैं, और जब हमारे काफल लगभग। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली, तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर तत्काल चेतावनी जारी की है। यह अलर्ट आगामी 24 घंटों के लिए जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और धड़क चलने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में बदला मौसम, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट में बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेन से हैवी रेन्स वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल उसका संभावना भी नहीं है। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पे मिल जाती है कि विद इन आवर और इस तरह के पीरियड में ही जो है
3-4 सेंटीमीटर बारिश मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदर में जलस्तर बढ़ना या छोटा मोटा जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की एक्टिविटी फिर उसके साथ दिखती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।